तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि सभी स्टूडेंट के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके सारे क्लासमेट भी दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं, जहाँ पर सबको कुछ न कुछ एबिलिटी मिलती है और कुछ को हीरो की क्लास। लेकिन हीरोगिरी की पावर हिडन होती है, इसलिए सब लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसके पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी होती है जो कि सिर्फ सोचने से ही किसी को भी मार सकता है। कहानी की शुरुआत में हम योगिरी को देखते हैं जो कि सबको मार रहा था और एक लड़की को ढूंढ रहा था जिसका नाम असाका है। देखता है कि उसे एक लड़की ने पकड़ रखा है। वो बोलती है अगर तुम हिले तो मैं इसे मार दूंगी। अब अगले ही पल वो लड़की अचानक से मर जाती है। योगिरी की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की उसे उठा रही है। वो उठ जाता है और पूछता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। लड़की का नाम टोमोची का है, लेकिन मैं इसे इस एनिमे में टोमो बुलाऊंगा। वो बोलती है यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो। देखते हैं कि एक ड्रैगन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और उसके दो क्लासमेट को भी मार दिया है। अब वो ड्रैगन योगिरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी टोमो के बलून योगिरी से लग जाते हैं और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो कुछ शब्द बोलता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। योगी पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। इतना बोलकर वो गेम खेलने लगता है। टोमो बोलती है कि तुम इस सिचुएशन में भी गेम खेल रहे हो। वो बताती है कि हमारी बस फील्ड ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने टनल पार किया वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन तभी बस में एक लड़की आती है और सबका वेलकम करती है और बोलती है कि मेरा नाम सियोन है और मैं एक सेज हूँ। टीचर बोलता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये सुनकर सियोन उस टीचर को मार देती है और बोलती है सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अटैक पावर 5,30,000 है। और इतना बोलकर वो एक ड्राइवर को भी मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। अब वो बोलती है कि तुम्हारी इसी का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक सेज के तौर पर समन किया है। दुनिया पर सेज रूल करते हैं और कभी कभी टाइम आता है सेज की तादाद बढ़ाने का, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। बोलकर वो एक मैजिक करती है और सभी लोग चमकने लगते हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट को छोड़कर। सियोन कहती है कि मैंने तुम सभी के अंदर बैटल सुंग नाम के सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। लाइसेंस की लोगो इमेज तुम सभी के सामने आ जाएगी। तभी मीको देखती है कि उसके सामने कुछ लिखा है। उसे पता चलता है कि वो तो उसके स्टेट है। सियोन बताती है कि इसे हमारी दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है, इनका अच्छे से यूज करना और एक अच्छे सेज बनना, और तुम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है। तभी टोमो कहती है कि मैंने गिलो नहीं किया, ही मेरे सामने स्टेट आए। सियोन कहती है कि ये तो काफी बुरी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पावर नहीं मिलती, इसे एक्सेप्ट करो। क्या मैं तुम्हें जानवरों को खाना बना दूं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर और कोई काम तो है नहीं। ये सुनकर टोमो डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। अब सियोन बोलती है कि तुम लोगों का पहला मिशन 1 घंटे बाद शुरू होगा, इसलिए मरना मत। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मीको टोमो को बताती है कि उसके पास मिशन की एक्सप्लेनेशन आ गई है। लिखा है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। तभी एक लड़का बोलता है कि लगता नहीं है कि हमारे पास और कोई चॉइस है, हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। उसका नाम सोगुरु है और उसकी क्लास जनरल है। वो सबसे उनके स्टेट पूछता है और सब अपने स्टेट उसे एक पर्चे पर लिखकर दे देते हैं। सोगुरु कहता है कि इससे हमारी काफी मदद होगी, क्योंकि सभी के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं और हमें अब प्लान बनाना होगा। पर टोमो कहती है कि सिर्फ हम 4 लोग हैं जो कि गिलो नहीं करे। जो गिलो नहीं करे उनका नाम है अयाका शिनोजाकी, इसका नाम यूचिरो कुरुई है, और एक हमारा मेन कैरेक्टर योगिरी। ये कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि योगिरी ऐसे समय पर सो सकता है। तो सभी लोग प्लान डिसाइड कर लेते हैं और बस से उतर जाते हैं, लेकिन वो उन चारों को प्लान नहीं बताते और उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। किरियो कहता है कि हम भी चलते हैं। वो बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी सोगुरु वहाँ आता है और बोलता है लोगों को यहीं पर रहना होगा, मैं एक जनरल हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इतना बोलकर वो सीट को हिला देता है। पावर का यूज करके वो बोलता है कि जिन भी लोगों को गिफ्ट मिला है उनके पास एनएस फिजिकल एबिलिटी है लेवल 1 पर, जिससे कि मैं ये कर पा रहा हूँ। लोगों के पास कोई एबिलिटी नहीं, इसलिए तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। इतना बोलकर वो उन्हें फंसा देता है ताकि वो वहाँ से निकल नहीं पाए। अभी एक लड़की अपनी पावर का यूज करती है और उन्हें और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बना देती है, जिससे मोटर से उन पर ही अटैक करे। गुरु बोलता है कि इस एरिया के अंदर एक ड्रैगन है और तुम लोग उसके चारे का काम करोगे और इतनी देर में हम सिटी में पहुंच जाएंगे। सुनकर टोमो हैरान होती है और बोलती है कि सब स्टूडेंट ने इस प्लान को एग्री कर लिया, दोस्त मीको ऐसा कभी नहीं करेगी। तभी सोगुरु कहता है कि उसने भी एग्री कर दिया है और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोमो काफी शौक होती है क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया। अब सोगुरु बस को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। दोनों सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और योगिरी अभी भी सो रहा था। तभी वहाँ पर ड्रैगन आता है और अयाका को मार देता है, लेकिन योगिरी अभी भी सो रहा था। तभी योगिरी उठ जाता है और बोलता है कि मैं इस इशिकाई दुनिया में अपना गेमिंग डिवाइस चार्ज कैसे करूंगा। सुनकर टोमो गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हें अभी भी इस डिवाइस की चिंता है। तभी योगिरी उठता है और बोलता है अगर हम सोगुरु की बात माने यहाँ पर सिर्फ एक ड्रैगन है तो इसका मतलब है कि हम अभी बाहर जा सकते हैं। तभी टोमो कहती है कि ये सब तुमने तो नहीं किया। योगिरी मना करता है और वो लोग बाहर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम सिटी में जा सकते हैं, हिल या फिर जंगल में। तभी टोमो उसके पास आती है और बोलती है कि देखो वो आसमान में क्या उड़ रहा है। देखते हैं कि वो उससे क्लासमेट होते हैं जो कि इसी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर योगिरी कहता है
है कि मैं इन्हें मार दूं, लेकिन टोमो मना करती है। तब योगिरी कहता है कि इन लोगों ने भी तो हमें अकेला छोड़ दिया था यहाँ पर मरने के लिए, तो ये भी तो किलर है, शायद वो हम पर अटैक करने के लिए ही आ रहे हैं। अब वो तीनों देखते हैं कि वो ड्रैगन तो मर चुका है, जिसे देखकर वो कहते हैं हमारा काफी काम आसान हो गया। तभी उनकी नजर टोमो पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं और बोलते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। वो स्टूडेंट नीचे आते हैं और बोलते हैं कि ये बुरा हुआ, हमारा प्लान तो टोमो को ज़ोंबी बनाने का था, वो मर जाती लेकिन अब वो फेल हो गया है। अब ये देखकर टोमो समझ जाती है कि ये किलर है, इनसे दोस्ती नहीं की जा सकती। अब एक बंदा जिसका नाम रियो है, उसकी क्लास हीरो की है, वो उन पर फायरबॉल से अटैक करता है और वो फायरबॉल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, टोमो के पीछे का पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो अपनी तारीफ करता है और बोलता है कि मैं बेसिक मैजिक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसी अटैक को ऑपरेट कर रहा हूँ। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर आ जाओ टोमो। लोग सोच रहे थे कि टोमो को पकड़कर उसके साथ घर घर खेलेंगे और ये सुनकर टोमो घबरा जाती है, इसका बहुत बड़ा होगा घर, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, तुम्हारी गंदी सोच है। योगिरी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों का कुछ करता हूँ। इतना बोलकर वो उसकी ओर इशारा करता है और बोलता है कि मर जाओ। ये देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसे बोलने से कोई थोड़ी मर जाएगा। तभी अचानक से रियो जमीन पर गिर जाता है और उसे देखकर उसके साथी बोलते हैं कि इसे क्या हुआ। योगिरी बताता है कि मैंने इसे मरने के लिए कहा, वो मर गया, और अगर तुम्हें भी नहीं मरना तो तुम हिलना मत। और ये देखकर उनका एक साथी उसे देखने लगता है और हिल जाता है। अगले ही पर वो बंदा भी मर जाता है। योगिरी बोलता है कि मैं तुम्हें हिलने की परमिशन देता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी के बारे में तुम्हें बताता हूँ, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे साथी मरे हैं या फिर नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम हिल सकते हो। अपने साथियों को चेक करता है, वो देखता है कि वो तो हिल ही नहीं रहे हैं। वो पावर का यूज करता है और उन्हें हील करने लगता है। बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ और किसी भी चोट को आराम से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो देखता है कि उसके साथी अब भी नहीं हिल रहे हैं। समझ जाता है कि उसके साथी अब मर चुके हैं। टोमो कहती है कि उस ड्रैगन के साथ भी ऐसा हुआ था, योगिरी ने अपनी पावर का यूज करके उसे मार दिया। योगिरी बताता है कि मेरी पावर को इंस्टेंट डेथ एबिलिटी कहते हैं, इसका मतलब है अगर मैं सिंपली कुछ सोचूंगा तो सामने वाला खुद ही मर जाएगा। सुनकर डायमंड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। योगिरी बोलता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी पावर को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूं, जिससे तुम्हें पता चल जाए। अब ये सुनकर डायमंड डर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी पावर समझ गया हूँ। अब वो ऐसे ही मजाक करते हुए उसके सामने आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन योगिरी को पता चल जाता है कि डायमंड उसे मारने के लिए आ रहा है। इसलिए योगिरी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना। डायमंड डरते हुए कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तब योगिरी उसे कहता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है, जो भी मुझे मारने की सोचता है तो मुझे पता चल जाता है। इसका मतलब है अगर मैं अपनी दोनों एबिलिटी को मिला लूं तो जो भी मुझे मारने की सोचेगा वो खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर डायमंड रोने लगता है और बोलता है कि आखिर मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे लड़ सकता हूँ। योगिरी पूछता है आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस में क्यों थे, जबकि तुम्हें वो पावर थोड़े समय पहले ही मिली थी। डायमंड बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम इस दुनिया में आए हैं, ये थोड़े समय पहले की बात है। किंगडम ने हमें समन किया था एक डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। तब योगिरी कहता है तुम इस वर्ल्ड में 1 साल के लिए आए थे, जब तुमने डीमन लॉर्ड को हराया तो तुम वापस से अपने वर्ल्ड में आ गए। डायमंड कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम इसे एक बच्चे की कहानी की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, ये एक सच्ची घटना है। तभी टोमो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग स्कूल से 1 साल एब्सेंट थे। डायमंड बताता है कि जब हम लोग घर वापस आए तो हमने देखा कि कुछ ही समय बीता था। योगिरी कहता है इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ऐसा बोलकर वो डायमंड को मारने वाला था, लेकिन डायमंड बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो। वो टोमो से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन टोमो बोलती है कि मैं योगिरी की वजह से ही जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं कह सकती। ये सुनकर वो एक मैजिकल आइटम निकालता है और टोमो से बोलता है कि मैं तुम्हारे सर्वेंट बन जाऊंगा। इतना बोलकर वो उसे पहन लेता है। उसे पहनने के बाद वो उसके ऑर्डर को नहीं डाल सकता। इतना बोलकर वो उसके पास जाता है, लेकिन टोमो उसे देखकर डर जाती है और पीछे हटने को बोलती है। डायमंड पीछे हट जाता है। टोमो कहती है कि मुझे इसका मास्टर नहीं बनना, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इससे बच जाऊं। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर को डिसअवे नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी ओनरशिप को किसी और को दे सकती हो। टोमो उसकी ओनरशिप योगिरी को दे देती है। योगिरी बोलता है कि तुम्हें सामने वो फॉरेस्ट दिख रहा है। वो कहता है हाँ, उस फॉरेस्ट के अंदर तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट है। योगिरी कहता है हाँ, उस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मैजिकल बीस्ट है, इसी तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और मेरा वेट करो। डायमंड कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर मॉन्स्टर है। तभी वो वहाँ पर जाने लगता है उसके कूलर की वजह से। योगिरी उसे वापस बुलाता है और बोलता है तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना। इतना बोलकर वो उसकी सारी कीमती चीजें ले लेता है, उसे वापस से फॉरेस्ट भेज देता है। अब ये देखकर टोमो कहती है कि उसके साथ ऐसा करना सही था। योगिरी कहता है हाँ, उससे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया, कि तुम काफी सुंदर हो और मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसीजन मैंने खुद लिया है। अब ये सुनकर वो शर्माने लगती है, बोलती है कि हम दोनों ने पहले कभी
इतनी बात नहीं की तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? योगरी बोलता है उस ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो तुमने मुझे पकड़ लिया था और तुम्हारे बैलून मुझे लग गए थे। मुझे रियलाइज हुआ था कि ये कितने सॉफ्ट हैं और उन्हें दबाने में तो मजा ही आ जाएगा और इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। उनको टोमो शर्मा जाती है और कहती है कि सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं। अब हम सियोन को देखते हैं जो आराम से कैसल में लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम योइकी होता है। वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए आया था उन सेज के बारे में। तब सियोन कहती है हाँ मैंने देखा वो ड्रैगन मर गया है और उसके बाद क्या हुआ? तब योइकी कहता है लोगों ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया लेकिन 4 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर सियोन को लगता है कि 4 लोग वही मरे होंगे, उनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। तभी योइकी बताता है कि 2 लोग वो मरे हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, 2 लोग वो मरे हैं जो एस रैंक पर थे। ये सुनकर सियोन शॉक होती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा वहाँ पर ऐसा हुआ था। तब योइकी बताता है कि वो लोग बिना किसी वार्निंग के अचानक से मर गए, किसी के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी तो नहीं है। सुनकर सियोन शॉक होती है और बोलती है कि सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया था लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी चिंता करने की कोई जरूरत है। तब योइकी कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। अब हम टोमो और योगरी को देखते हैं जो कि एक टाउन में पहुंच जाते हैं लेकिन गार्ड गेट को बंद करने लगते हैं। तब टोमो योगरी का हाथ पकड़ती है और उन्हें गार्ड के पास लेकर जाती है। उसे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तब वो टाउन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो किसी का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सेज आता है जिसका नाम सही का है। कहता है कि मुझे कितना काम करना पड़ रहा है जबकि तुम्हारे बाकी के साथी सुबह ही आ गए थे। योगरी कहता है हमारे साथियों ने कहा था कि वो कैपिटल जा रहे हैं और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? वो कहता है कि हमें मना किया गया है तुम्हारे रास्ते के बीच ना आए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अब ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन मासाहिको उनसे कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर ये लड़की मेरे साथ मेंशन में रुक जाए। अब ये सुनकर टोमो डर जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो दोनों शहर में घूमने लगते हैं। टोमो कहती है कि ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है और यहाँ ब्रीड फोक जैसे दिखने वाले लोग भी हैं। उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा है। वो कहती है कि तुम सेज कैंडिडेट हो, देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। योगरी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? हमारी मदद करके भला तुम्हें क्या ही मिलेगा? कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रही, मुझे तो बस सारे सेज कैंडिडेट लड़कों के साथ दोस्ती करनी है क्योंकि उनका फ्यूचर भी अच्छा होता है और उन्हें पटाना भी इजी होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अब वो लोग मीरा से मदद मांगते हैं इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। वो काफी सारा सामान खरीदती है और अपने लिए कुछ कपड़े भी। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं जिसे देखकर योगरी कहता है मीरा इनके साथ मिली हुई थी। तभी वो गुंडा कहता है तुम तो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो, हमारा मकसद तुम जैसे पावरलेस सेज से है क्योंकि जिनके पास गिफ्ट होते हैं वो टाउन में काफी क्रेजी होते हैं और उन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हम तुम जैसे लोगों को तो मार ही सकते हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं है। योगरी कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सुनकर कोई भी योगरी पर यकीन नहीं करता। योगरी अपनी पावर का यूज करने ही वाला था लेकिन तभी टोमो मीरा से कहती है दिखने में नहीं लगता, लेकिन योगरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम सभी को मार देगा। लेकिन एक लड़की जिसका नाम रियो है वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उनका मजाक उड़ाती है। हमारे पास कोई पावर्स नहीं है इसलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी योगरी कहता है जो भी हमारे पीछे है वो सब मर जाओ। हम देखते हैं कि उसके पीछे जितने भी गुंडे खड़े थे वो सब मर जाते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन योगरी एक बंदे को आधा मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए वो पूरा ही मर जाता है। योगरी एक एक करके गुंडे के अलग अलग पार्ट को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था इसलिए उसे लगता है ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब ये देखकर मीरा डर जाती है और बोलती है कि मेरे घर पर मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं। योगरी कहता है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम गलत काम करो। वो गुंडे कहते हैं आखिर तुम हो कौन, क्या तुम टैलेंटलेस नहीं हो? योगरी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि मर जाओ, लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं है और ये देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। एक जगह पर आकर रुक जाती है लेकिन अचानक से योगरी की पावर उसे लग जाती है और वो मर जाती है और दूसरी तरफ वो गुंडा भी मर जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं। एक जनरल जिसका नाम एडल गार्ड होता है उनसे कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। योगरी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ पर घूम रहे थे और जब हम यहाँ पर आए तो ये लोग मरे हुए थे। लेकिन एल्डर गार्ड कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमने उन्हें मरते हुए देखा जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे। टोमो कहती है अगर तुम हमें देख रहे थे तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? जिसपे वो गार्ड बोलती है हम ये देखना चाहते थे कि ये लोग तुम्हें पकड़कर कहाँ ले जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, और हाँ हम पर अटैक मत करना क्योंकि हम गार्ड के ऊपर सेज प्रोटेक्शन लगी होती है, तुम्हारी पावर का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तभी एक बंदा कहता है मैंने इन्हें अप्रेस किया था लेकिन इनके पास तो कोई
पावर्स ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने इन गुंडों को मारा होगा। ये सुनकर एल्डर गार्ड शॉक होती है और कहती है हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तभी वो बंदा उनसे माफी मांगता है उसके कैप्टन की रूडनेस की वजह से। योगिरी कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम बदले में हमें जगह दिखा सकते हो जहाँ पर हम लोग रात में रुक सकें। वहीं दूसरी तरफ एल्डर गार्ड देखती है कि एक गुंडा अभी भी जिंदा है। अब अगले सीन में वो एक होटल में आते हैं जिसे देखकर टोमो हैरान होती है कि वो एक बड़े कैसल की तरह लग रहा था। तभी योगिरी कहता है कि हम एक ही रूम ले लें, उसे शेयर कर लेंगे। लेकिन ये सुनकर टोमो शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कैसे चलेगा। अब वो लोग अलग अलग रूम ले लेते हैं। टोमो अपने रूम में आती है, वो देखती है कि ये रूम तो बहुत ही बड़ा है। अब वो बेड पर आकर सोचने लगती है योगिरी क्या कह रहा था कि हम एक ही रूम में रुकेंगे। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं उसके बिना हूँ। वो सच में मुझे पसंद करता है। तभी उसे याद आता है कि नहीं, योगिरी को तो उसके बैलून पसंद है। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आती है और उसे देखकर टोमो को लगता है कि ये उसकी बड़ी बहन है। वो हैरान होकर कहती है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे आ गई। स्पिरिट कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, मेरा नाम मोको मोको है। मैं दोनारा स्कूल के फाउंडर के सन की वाइफ हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी अनसिस्टर और एक गार्डियन स्पिरिट हूँ। क्योंकि अभी सिचुएशन इमरजेंसी वाली है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए। टोमो बोलती है क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी। तब वो स्पिरिट कहती है तुम्हारे साथ जो लड़का है वो काफी डेंजरस है, अगर मैं उसके सामने आती तो वो मुझे मार देता। टोमो सोचती है इसका मतलब योगिरी की पावर स्पिरिट पर भी काम करती है। वो हाँ बोलती है और कहती है कि कल उसे मेरे बारे में जाकर बता देना ताकि मैं सेफ रहूं। टोमो हाँ कहती है कि तुम क्या कह रही थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो वो हाँ बोलती है और कहती है जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, तो मैं हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन फिजिकल अटैक से नहीं। और शायद तुम्हें नहीं पता कि मैंने ही वो गिफ्ट पावर तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होने से रोकी थी। ये सुनकर टोमो गुस्सा होती है और कहती है वो तुमने किया था, लेकिन क्यों। तब मोको कहती है कि तुम अपने अंदर वो सस्पिशियस चीज को डालना चाहती हो, इससे तुम्हें फायदा तो होगा लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर वो पावर डालने वाली थी वो ही तुम्हें कंट्रोल करेगी। टोमो कहती है कि मेरे अलावा 3 और लोग थे जिनके अंदर पावर इंस्टॉल नहीं हुई थी, क्या उनके पास भी कोई स्पिरिट है। मोको कहती है कि मुझे बाकी का तो नहीं पता लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में सेफली भेज दूँ। वो कहती है कि मैं यहाँ से वापस तो जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा योगिरी पर निर्भर होना पड़ता है। मोको कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने स्कूल की ट्रू आर्ट सिखाऊंगी। अगले दिन टोमो योगिरी के पास आती है और कहती है कि अब हम बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जाएंगे। योगिरी उसे इस होटल के रिसेप्शनिस्ट से मिलवाता है जिसका नाम सलीना होता है। योगिरी बताता है कि कल से सलीना ही हमारे बाकी क्लासमेट की लोकेशन ढूंढ रही है और ये पता लगा रही है कि उनके पास कैसे जाया जाएगा और वो हमारी लैंग्वेज भी ट्रांसलेट भी कर रही है। सलीना उन्हें एक टिकट देती है कैपिटल में जाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें आज दोपहर में ही जाना होगा। योगिरी कहता है ठीक है। अब उसके पास जो ट्रेजर पड़ा हुआ था वो उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम इसे हैंडल कर सकती हो। रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। अब अगले सीन में वो लोग ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। वो मोको मोको से कहती है तुम योगिरी के पास जाकर क्यों नहीं बैठती। मोको कहती है कि नहीं, वो काफी डरावना है इसलिए मैं उसके पास नहीं बैठूंगी। तभी टोमो योगिरी से कहती है तुम भी मोको को देख सकते हो ना। योगिरी हाँ बोलता है और कहता है जब से तुमने मुझे इससे मिलवाया है तब से मैं इसे देख सकता हूँ। टोमो योगिरी के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। योगिरी बताता है कि सेलिना को लगता है कि हमारे दोस्त प्रीम एविन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। पूछती है आखिर सेलिना को इतना सब कैसे पता है। तभी योगिरी को कुछ सेंस होता है और वो टोमो को नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब अगले सीन में हम उसी एवल गार्ड को देखते हैं जो कि उस गुंडे को एक लड़की के पास लेकर आती है। वो गुंडा अंधा हो गया था क्योंकि योगिरी ने अपनी पावर उसकी आंखों पर यूज की थी। बताता है कि हमने इस पर हीलिंग मैजिक का यूज तो किया था लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। लड़की कहती है इसके ऊपर तो कोई भी इंजरी का निशान नहीं है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो उसकी आंखों को बाहर निकालती है, अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करती है और उसकी आंखों को वापस से लगा देती है जिससे कि उसकी आंख ठीक हो जाती है। लेकिन वो अब भी कुछ नहीं देख पा रहा था। ये देखकर वो लड़की काफी शौक होती है और उसे काट लेती है। तब एवरगार्ड पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। मासाही को उसे बताता है एज लेन एक वैम्पायर है, उसकी क्लास एक ओरिजिनल ब्लड की है जो कि एंडेड की सबसे हाईएस्ट रैंक है। अभी वो किसी बंदे को काटती है तो उसकी पावर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो गुंडा पावरफुल तो हो जाता है लेकिन फिर भी नीचे गिर जाता है और ये देखकर लेन कहती है तो ये भी काम नहीं किया। एक बंदा गेट तोड़कर वहाँ आता है। जॉर्ज उस पर अपनी अप्रेशर स्किल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास ब्रेव की है। दूसरी तरफ हम योगिरी को देखते हैं जहाँ पर ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक सेज अग्रेसर से लड़ रहा है। लोग बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अग्रेसर का एक रोबोट है। ये देखकर टोमो कहती है क्यों ना हम इन्हें मार दें। योगिरी कहता है कि नहीं, हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए और वैसे भी वो हमारे ऊपर अटैक थोड़ी कर रहे हैं। मैं अपनी पावर का यूज करके किसी को भी थोड़ी मार सकता हूँ जिसे मारने का मेरा मन करे। ऐसे तो मैं सभी को मार दूंगा और इस बात पर टोमो एग्री करती है। अब वो रोबोट लड़ाई करते हुए उनके पास आ जाते हैं। जिसका नाम संतोरो होता है वो उन सबसे वहाँ से भागने को बोलता है। इतना बोलकर वो आइस का अटैक करता है लेकिन योगिरी टोमो और खुद को साइड करता है, इससे वो दोनों बच जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि लेन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक
अटैक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ये देखकर एल्डरगार्ड शॉक होती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। जॉर्ज उसे बताता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि लेन के पास ऐसी पावर है कि उसे जितना भी डैमेज पड़ेगा वो इंस्टेंटली हील हो जाएगी। पर लेन इस बंदे से कहती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम जैसे को तो डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। वो बंदा जिसका नाम इन होता है वो बोलता है कि चुप हो जा, मैं तुम्हारे अत्याचार को कभी भी माफ नहीं करूंगा, इस दुनिया से सारे सेज को मिटा दूंगा। इतना बोलकर वो काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। उसकी अटैक की वजह से पूरी जगह तबाह हो जाती है। वहीं पर इन कहता है कि एरियल मैंने सेज को हरा दिया है। हम वापस से योगरी को देखते हैं। वो उन सेज से कहता है कि आखिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर सेज गुस्सा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब तुम्हारे सामने कोई सेज आए तो तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए और उसे इज्जत देनी चाहिए। ये सुनकर योगरी को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। तभी अग्रेसर उनके पास आता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना है। उसी तरफ हम लेन को देखते हैं जो कि अभी बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर वो बंदा काफी शौक होता है और बोलता है कि आखिर तुम मेरे अटैक से कैसे बच गई। वो कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। लेन उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और बोलती है कि अभी मेरा तुम्हें मारने का मन नहीं है। वो ओनी नाइट से कहती है कि पता लगाओ आखिर योगिरी कहाँ पर है। दूसरी तरफ वो रोबोट बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ और इसके बदले में तुम्हें जो भी मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। तब योगिरी पूछता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जाएं। रोबोट बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में वापस कैसा जाया जाएगा। योगिरी कहता है कि तुम हमें उस वर्ल्ड में लेकर जा सकते हो। वो रोबोट कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं हूँ। वैसे भी मैं तुम जैसे पर्सन को अपने वर्ल्ड में नहीं भेज सकता। दुनिया सबसे लो लेवल पर एग्जिस्ट करती है। ऊपर क्लेम करने के लिए कैंडिडेट और काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। योगिरी कहता है ठीक है लेकिन क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये दोनों चीजें कैसे ढूंढी जाएंगी। अब वो रोबोट मान जाता है। अब रात को वो गार्ड वहाँ पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ये तो सेज सेंटोरो है जो कि मरा हुआ है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं जो कि लेन से कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि टोमो और योगी ने मिलकर एक सेज को हरा दिया। लेन कहती है कि वो कुछ अजीब एबिलिटी का यूज कर रहे थे। सियोन कहती है कि उसे इंस्टेंट डेथ एबिलिटी कहते हैं। इसे सेंटोरो के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस था। लेन कहती है कि अग्रेसर को बाहर निकालना इम्पोर्टेंट था लेकिन हमें उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सियोन कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम सेज कैंडिडेट को कुछ मत करना लेकिन मैं आलो कर सकती हूँ अगर तुम डार्कनेस को बाहर निकालोगी। लेन मान जाती है और सियोन वहाँ से चली जाती है। तब लेन मासायोकी नाम के एक बंदे को बुलाती है और कहती है कि इमोर्टल आर्मी को हानाबुसा में भेजो कि नॉर्मल ट्रूप्स वहाँ पर काफी कमजोर पड़ जाएंगे। ये सुनकर मासायोकी बोलता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हानाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए। अब अगले सीन में हम लोग योगरी को देखते हैं जो कि चल चल के काफी ज्यादा थक चुका है। टोमो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें उस रोबोट की मदद ले लेनी चाहिए। योगरी कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता क्योंकि अगर हमें कोई उनके साथ देख लेता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। टोमो कहती है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन हमें उनसे कोई व्हीकल तो मांग लेनी चाहिए थी। मोको वहाँ पर आती है और टोमो से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है। उसे एक तलवार देती है और कहती है कि ये तलवार रोबोट के पार्ट से बनी है और इसे अपनी मनमर्जी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। टोमो कहती है कि आखिर ये आई कहाँ से। वो कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे अंदर के पार्ट के रूप में बदल दिया था और ये वही थी। अब ये सुनकर टोमो शर्मा जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों हानाबुसी सिटी में पहुंच जाते हैं। टोमो देखती है कि योगरी काफी ज्यादा थका हुआ था। योगरी कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है जो कि हमारे रास्ते के बीच आ रहे थे। टोमो कहती है तो तुम अपनी पावर का यूज करके काफी थक जाते हो, इसका मतलब तुम्हारी पावर की कोई लिमिट है। योगरी कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर का कभी भी यूज कर सकता हूँ लेकिन उसे यूज करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। अब वो उस होटल के पास पहुंच जाते हैं जिसे सेलेस्टिना ने रिकमेंडेड किया था। टोमो अंदर जाती है और देखती है कि ये होटल तो काफी ज्यादा बड़ा था। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम टोमो हो, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम अभी तक जिंदा हो। इस बंदे का नाम यूकी है जो कि उनका क्लासमेट है। टोमो कहती है कि तुम बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे। यूकी कहता है कि मुझे उनकी ट्रेनिंग करने का तरीका पसंद नहीं है। वो अपनी सर्वेंट को टोमो से मिलवाता है। उसके 5 सर्वेंट है। इसका नाम एरिका है, इसका स्टेफनी और ये है जेसी और छोटी वाली का नाम यूफेमिया है और लास्ट इसका नाम रीजा है। और ये सब उसके बॉडीगार्ड हैं जिन्हें उसने खुद चुना है। लेकिन ये बताओ कि इसकी टीम में सिर्फ लड़के ही क्यों हैं। अब योगी टोमो से कहता है कि ये उन सब में से है जिसने हमें बस में अकेला छोड़ दिया था। अभी यूकी टोमो से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर उसकी सभी मेट गुस्सा होती हैं और टोमो काफी शौक में होती है। वहीं पर योगरी कहता है कि ये तो कितना अजीब है, इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंशन नहीं आ रही। टोमो पूछती है तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो। अब हमें पता चलता है कि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास है जो कि डोमिनेटर की है और इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी भी कमजोर पर्सन को डोमिनेट कर सकता है। टोमो कहती है तुमने इसके लिए तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होगी ना। वो बताता है कि पहले मिशन पूरा करने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज
किया था, यहाँ पर उसका एक क्लासमेट जिसका नाम ओथोरी है वो उससे बोलता है कि उसकी क्लास कंसीलमेंट की है, वो लोगों की एबिलिटी को एनालाइज करके उन्हें एडवाइस दे सकता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि सब लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास डोमिनेटर की क्लास है। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सबसे पहले तुम सस्ते लेवल 1 के सर्वेंट खरीदो। कि कहता है अगर मेरे सर्वेंट बैटल जीत जाए तो मैं हारे हुए ओपोनेंट का अपना सर्वेंट बना लेता हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा क्या वो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एबिलिटी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। ओथोरी कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास ही पावर है, क्योंकि मेरी एबिलिटी दूसरों की हिडन एबिलिटी बताती है, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में पता है। ये सुनकर यूकी कहता है लेकिन तुम मुझे इन सब के बारे में क्यों बता रहे हो। तब ओथोरी कहता है कि हम लोगों को अलग अलग मेथड यूज करने होंगे ताकि हमें से कोई सेज बन सके। अगर सब लोग एक जैसे काम करेंगे तो सभी मारे जाएंगे। और यूकी ये सारी बातें टोमो और योगरी को बता रहा था। अब ये सुनकर योगरी कहता है इसका मतलब तुम्हारा लेवल अब भी बढ़ रहा है। वो कहता है हाँ। और टोमो, क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी। अब ये सुनकर टोमो डर जाती है और मना कर देती है। अब अगले सीन में हम लेन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में डार्कनेस से फाइट कर रही थी। सच में डार्कनेस काफी ज्यादा पावरफुल था। अब अगले सीन में हम लोग योगरी को देखते हैं जो कि सो रहा था। टोमो कहती है योगरी को सोते हुए 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कि वो कब उठेगा। वो मोको से कहती है कि तुम जाकर देख सकती हो कि योगरी उठा है या फिर नहीं। मोको मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। अगर मैं उसके रूम में बिना परमिशन के जाऊंगी तो क्या पता वो मुझे मार दे। टोमो देखती है कि एक गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है और इस गाड़ी में लेन का सबऑर्डिनेट बैठा था जिसका नाम मासायुकी है और ये इमोर्टल आर्मी का लीडर है और इस आर्मी में सब अनडेड है। मासायुकी कहता है कि इमोर्टल आर्मी की रिक्रूटिंग चल रही है, अगर तुम सब लोग मरे तो एक थर्ड क्लास ज़ॉम्बी बन जाओगे, तो बेहतर यही होगा कि हमें ज्वाइन कर लो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मोको कहती है इसका क्या फायदा, इनका मरना तो पक्का है। अब हम टोमो के बाहर के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एरिका इनविजिबल होकर आ रही थी, लेकिन टोमो कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस शानदार रूम के मजे लूंगी। मोको कहती है तुम अभी रिलैक्स नहीं हो सकती, हमें एक दुश्मन टारगेट कर रहा है जिसे मैं नहीं देख पा रही। अब ये सुनकर टोमो कहती है कि हमें योगरी को बुलाना चाहिए। न बोलकर वो उसे कॉल करती है। तब योगरी वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन उसे भी वो नहीं दिखती क्योंकि वो इनविजिबल थी। तब योगरी अपनी पावर का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कोई टोमो को मारने के लिए आया है, इसलिए वो डेथ एबिलिटी का यूज करता है और उसे वहीं पर मार देता है। तब योगरी टोमो के पास जाता है और बताता है कि मैंने उसे मार दिया है। अब ये सुनकर टोमो काफी शौक होती है। अब अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं। वो देखता है कि अचानक से उसका एरिका के साथ सिग्नल टूट गया है। वो सोच ही रहा था लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक मोस्टर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ योगरी को पता चलता है कि उसने यूकी के एक सर्वेंट को मार दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने यूकी के साथ लड़ाई छेड़ दी है। वो कहता है कि शायद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर टोमो हाँ बोलती है। अब हम वापस से यूकी को देखते हैं जहाँ पर वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूकी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपने ऊपर काफी पावरफुल बैरियर लगा दिया था। अब वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे काफी बुरी तरीके से घायल करके उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसकी दूसरी सर्वेंट इस मोस्टर को हील करती है। और यूकी मोस्टर से पूछता है कि अब कितने लेवल बचे हैं। मोस्टर बताता है कि 150। यूकी उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि उस फ्लोर पर जाओ और काफी सारे एलाइज इकट्ठा करो। अब यूकी यूफेमिया से कहता है कि एरिका क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो तो होटल में रुकी होगी। तब यूकी एरिका की मेमोरी देखता है जहाँ पर एरिका हॉल में खड़ी हुई थी। तभी वो अचानक से मर जाती है, जिसे देखकर यूकी कहता है कि क्या एरिका के ऊपर पीछे से हमला हुआ था। तब यूफेमिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक असैसन है और उसके ऊपर पीछे से अटैक करना नामुमकिन है। तब यूकी पूछते है कि आखिर एरिका वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर यूफेमिया बताती है कि शायद वो टोमो के आपके पास लेकर आना चाहती थी, या फिर हो सकता है कि वो टोमो से जेलस हो गई हो और वो उसे मारना चाहती थी। तब यूकी कहता है भला एक सर्वेंट ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसके मास्टर को तकलीफ हो। अब वो रीजा और चेल्सी को भेज देता है उन्हें रोकने के लिए। अब दूसरी तरफ हम लेन को देखते हैं जो कि डार्कनेस के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि लेन के सिर्फ छूने से ही वो बार बार मर रही थी। लेकिन लेन की हीलिंग एबिलिटी बहुत फास्ट थी, इसलिए वो बार बार जिंदा हो रही थी। वहीं पर डार्कनेस भी उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर यूकी है। और दूसरी तरफ हम योगरी और टोमो को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पर रीजा आती है और अपनी पावर का यूज करके उन्हें बर्फ में जमा देती है। वो उनसे कहती है कि यूकी ने मुझसे कहा था कि मैं टोमो को उसके पास लेकर आऊं। योगरी बर्फ को तोड़ देता है और ये देखकर रीजा काफी हैरान होती है। वो दोबारा उन पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी योगरी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी सारी बर्फ को मार देता है और उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है। वो बोलता है कि मैं सोचने से ही किसी को भी मार सकता हूँ, इसलिए आगे मत बढ़ना। योगरी पूछते है कि तुम बिना छड़ी के मैजिक यूज कर सकती हो, जिस पर वो मना करती है और बोलती है कि मेरी क्लास बोन मास्टर की है, मैं सिर्फ उन्हीं छड़ी को यूज कर सकती हूँ जिन पर मैजिक स्पेल लगा होता है। तब योगरी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा छड़ी जरूर होगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। इतना बोलकर वो उस छड़ी को निकालती है, लेकिन ये बताओ कि ये कौन सी जगह है छड़ी रखने की, इसने तो सामान में हथियार छुपा रखा है। अभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उन पर अटैक करता है, लेकिन टोमो अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उसे नीचे गिरा देती है। वो देखते हैं कि जिसे टोमो ने नीचे गिराया है वो तो एक डोल है। अभी काफी सारी डोल्स आकर उन्हें घेर लेती हैं। वहीं पर रीजा अपने बालों से एक छड़ी निकालती है और बोलती है
है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अकेले ही संभाल लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा बोलने के बाद वो उन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी योगरी रीजा को मार देता है। अब दूसरी तरफ हम चेल्सी को देखते हैं जो कि उन सभी डॉल्स को कंट्रोल कर रही थी। वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन योगरी अपनी पावर का यूज करके उन्हें भी मार देता है और ये देखकर चेल्सी डर जाती है। तभी योगरी और टोमो उसके पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ योगी को पता चलता है कि रीजा भी मर चुकी है और वो ये बात अपनी सर्वेंट को बता रहा था। वो कहता है कि चेल्सी भी हार गई है। उसने योगी और टोमो को सब कुछ बता दिया है। योगी कह रहा था कि वो सोचने से ही किसी को भी मार सकता है। अब अगले सीन में हम वापस से टोमो और योगी को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे कॉकरोच आते हैं और हमें पता चलता है कि इन कॉकरोच को योगी ने ही भेजा है ताकि वो उन्हें ऑब्जर्व कर सके। योगी कहता है कि मैं इन सभी कॉकरोच को मार तो सकता हूँ, लेकिन ये मरकर हमारे ऊपर ही गिरेंगे। यहाँ पर इतने सारे कॉकरोच हैं कि ये किसी इंसान को भी मार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सोचता है कि वो अपनी पावर का यूज तब नहीं कर सकता जब वो पूरी तरह से घिरा हुआ हो। तभी यूफेमिया कहती है कि ये सही नहीं है, हमें किसी ऐसे से नहीं लड़ना चाहिए जिसकी पावर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सुनकर योगी कहता है कि मेरी रैंक डोमिनेटर की है और मैं लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता, मैं योगी को मार दूंगा। इतना बोलकर वो कॉकरोच को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और ये चीज योगी समझ जाता है और बोलते हैं कि चलो योगी को मार देते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो योगी को ढूंढने लगता है और उसे योगी मिल जाता है। वो अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है। टोमो कहती है कि तुम्हारी पावर तब भी काम करती है जब तुम्हें एनिमी की लोकेशन नहीं पता। अब योगी कहता है कि हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी उन तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी तरफ हम योगी के सर्वेंट को देखते हैं जो कि रो रहे थे। वहीं पर यूफेमिया कहती है कि हम योगी के कंट्रोल से आजाद हो गए हैं और मैं तो बाहर जा रही हूँ। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि वहाँ पर पूरी जगह पर रेत थी और वहाँ पर डार्कनेस भी था। वहीं पर लेन जो कि हवा में थी वो सोचती है कि ये कहाँ से आ गई, मुझे नहीं लगता कि ये डार्कनेस से अटैक से बच पाएगी और वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पता लगाते हैं कि ये कितना जानती है। इतना बोलकर वो उसके ऊपर अपनी चार्म एबिलिटी का यूज करती है जिससे कि यूफेमिया उससे कंट्रोल में आ जाती है और लेन उसका खून पीने लगती है और बोलती है कि तुम जो कुछ भी जानती हो वो मुझे बताओ। अब दूसरी तरफ हम टोमो और योगी को देखते हैं जो कि कैपिटल की तरफ जा रहे थे। अभी सामने से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिटी के सभी लोग ज़ोंबी बन गए हैं। इन सभी को मासायोगी कंट्रोल कर रहा है और सभी को ज़ोंबी बना रहा है और ये देखकर टोमो काफी शौक होती है और कहती है कि हमारी इसी का जर्नी के अंदर ज़ोंबी एकोपलिस कहाँ से आ गई। अब अगले सीन में हम लेन को देखते हैं जो कि यूफेमिया से कहती है कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि योगी की पावर क्या कर सकती है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि योगी मुझे मार सकता है या फिर नहीं। अब हम वापस से सिटी को देखते हैं जहाँ पर ज़ोंबी शहर पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर योगी कहता है कि इनकी मूवमेंट तो काफी स्लो है, अगर हम यहाँ से ध्यान से जाएं हम इनसे बच जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम शहर के मेयर को देखते हैं जो कि मासायोगी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इस शहर की पूरी मैनेजमेंट लेन ने मुझे दी है। मासायोगी कहता है कि सेज कैंडिडेट का एरर लेन के अंडर में आता है और हम लोग कॉमरेड्स है जिसने बैटल सर्वाइव की है। रियोटा कहता है कि तुम पहले ही मर चुके हो और एक अनडेड बन गए हो, जब अपने सारे ज़ोंबी इकट्ठा करो और यहाँ से भाग जाओ। मासायोगी कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेन ने ऑर्डर दिया है, इसलिए इस शहर की की मुझे दे दो। अब ये सुनकर रियोटा उसे की दे देता है। अब मासायोगी सिटी में अनाउंसमेंट करता है कि ज़ोंबी टाइम अब खत्म हुआ और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी ज़ोंबी होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद मासायोगी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं लेन का फॉलोवर हूँ, इमोर्टल आर्मी का कमांडर भी, और मैं इन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। इनका नाम टोमो और योगी है और 1 घंटे के अंदर इन्हें सेंटर प्लाजा ले आओ। और अगर सिटी के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ज़ोंबी हैं वो वापस से चलना शुरू कर देंगे और तुम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि बैरियर की वजह से तुम लोग यहाँ पर लोग हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम उन दोनों को हमारे पास ले आओ या फिर ज़ोंबी बन जाओ। अब ये सुनकर रियोटा गुस्सा होता है क्योंकि वो मासायोगी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। अब दूसरी तरफ हम शहर के लोगों को देखते हैं टोमो और योगी को ढूंढ रहे थे, जिसे देखकर योगी कहता है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। योगी बोलता है अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखकर योगी उन्हें मार देता है और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। योगी कहता है कि हम मासायोगी से नेगोशिएशन कर पाएंगे और ये देखने के लिए वो प्लाजा आ जाते हैं। योगी मासायोगी के पास जाता है, कहता है कि हम लोग ट्रेन में बैठना चाहते हैं ताकि हम रॉयल कैपिटल में जा पाए, तो क्या तुम सिटी में लगे बैरियर को हटा सकते हो। ये सुनकर मासायोगी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। योगी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सुनकर मासायोगी गुस्सा होता है और अपनी इमोर्टल आर्मी को उनके ऊपर छोड़ देता है। वो कहता है कि ये लोग पहले से ही मरे हुए हैं, इसलिए तुम इन पर अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन योगी बोलता है कि सभी लोग मर जाओ और इतना बोलते ही उसकी अनडेड आर्मी खत्म हो जाती है। ये देखकर मासायोगी हैरान होता है और रियोटा भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस शहर का मेयर हूँ और मेरा इन सबसे कुछ लेना देना नहीं। मासायोगी कहता है लेन के तुम्हें इन सब के बारे में
मुझे पता था। इतना बोलकर वो अपनी पावर अप करता है और योगरी से बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना बोलकर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन उसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही योगरी उसे मार देता है, जो देखकर टोमो कहती है तुमने उसे इतनी जल्दी क्यों मार दिया, हमें तो उसके साथ नेगोशिएशन करना था। अब बैरियर कौन हटाएगा? योगरी कहता है इसकी चिंता मत करो, ये बैरियर हट जाएगा। जिस पर योटा हाँ बोलता है और कहता है कि मुझे मत मारना। योगरी कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। योटा बताता है कि एक सेज जिसका नाम लेन है उसने मासायोकी को ऑर्डर दिया था तुम्हें मारने के लिए। टोमो कहती है लेकिन सेज का नाम तो सियोन है ना। योटा बताता है कि सियोन एक दूसरी सेज है, लेकिन लेन के पास इस सिटी का पूरा कंट्रोल है और उसका सबऑर्डिनेट होने की वजह से मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। टोमो कहती है लेकिन सियोन ने तो हमें सेज बनने के लिए कहा था, तो लेन नाम की सेज हमें मारना क्यों चाहती है? योटा कहता है कि वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सेज के बीच टांग नहीं अड़ाता। तभी मोको योगरी को बुलाती है, जिस पर योगरी कहता है कि मुझे पता है कि काफी सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए। और ये देखकर योटा मासायोकी के पास जाता है और वो उस चाबी को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग होली मैजिक यूज कर रहे हैं सिटी का बैरियर तुम लोगों को सेफ रखेगा। ऐसा बोलने के बाद वो उससे चाबी ले लेता है, लेकिन वो चाबी काम ही नहीं कर रही थी, जो देखकर योटा सोचता है कि कहीं लेन ने तो बैरियर को मैनिपुलेट नहीं किया। दूसरी तरफ हम यूफेमिया को देखते हैं, जो कि लेन से कहती है कि मास्टर ये मेथड तो काफी डेंजरस है। लेन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि योगरी कितना खतरनाक है? यूफेमिया कहती है कि मेरे हिसाब से तो वो एक मिथिकल बीइंग है, बेहतर यही रहेगा कि हम लोग उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जिस पर लेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही यहाँ से भाग जाऊंगी? अब वो मन में सोचती है कि यूफेमिया को तो मेरी पावर के बारे में पता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि योगरी मेरे लिए एक खतरनाक ओपोनेंट बनेगा। दूसरी तरफ हम शहर के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो टोमो और योगरी को घेर लेते हैं, जिसे देखकर टोमो कहती है कि तुम पिछली बार की तरह सोर्स को नहीं मार सकते, क्योंकि उन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। योगरी कहता है कि नहीं, इस बार का अलग सीन है, पिछली बार वो सर्वेंट लिंक थी। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन योगरी अपनी पावर का यूज करके उन्हें मार देता है, तो देखकर योटा को काफी बुरा लगता है। अब दूसरी तरफ हम डार्कनेस को देखते हैं, जो कि इस शहर के अंदर आने ही वाला था। ये देखकर लेन कहती है कि ये काफी बढ़िया टाइम है, अगर मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकती तो मैं ये इनडायरेक्टली करूंगी। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो सब लोग मर जाएं। इतना बोलकर वो अपनी एक कॉपी बनाती है, जिसे देखकर यूफेमिया कहती है आखिर ये क्या है? जिस पर लेन बताती है अगर मेरी बॉडी राख भी बन जाए तो मेरी एबिलिटी मुझे इंस्टेंटली रिवाइव कर सकती है और मैं इसी पावर का यूज करूंगी अपनी कॉपी बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि लेन की वो कॉपी अपनी काफी सारे क्लोन बना लेती है, तो देखकर योगरी समझ जाता है कि उनका जो दुश्मन है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से डार्कनेस भी आ जाता है और जो चीज भी वो टच कर रहा था वो सैंड बन जाती है। हम देखते हैं कि वो डार्कनेस अब भी उन्हीं की तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ लेन कहती है कि मेरी कॉपीज के पास योगरी की कोई भी मेमोरी नहीं है, तो इन लोगों के पास कोई भी उसे मारने की इंटेंशन नहीं है, इसलिए अब से जो भी होगा वो एक नेचुरल डिजास्टर होगा। वो अपने क्लोन से कहती है कि तुम्हारे सामने जो डार्कनेस है अगर वो कुछ भी अबनॉर्मल बिहेवियर करे तुरंत सिटी के अंदर चले जाना। ये सुनकर एक क्लोन उसके पास आती है और पूछती है कि कैसा अबनॉर्मल बिहेवियर? अब लेन कहती है जब डार्कनेस अटैक करेगा या फिर मर जाएगा। अब हम उसी डार्कनेस को देखते हैं जो कि इस शहर के अंदर तबाही मचा रहा था। वो देखकर टोमो कहती है अगर तुम इसे मार सकते हो तो मार दो। योगरी थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन जो भी हो मैं इसे ऐसा नहीं छोड़ सकता। इतना बोलकर वो उसे मारने को कहता है और हम देखते हैं कि वो डार्कनेस मर जाता है। अभी आसमान से उनके ऊपर अटैक होता है, जिसे देखकर योगरी सबसे नीचे होने को बोलते हैं और उसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन शहर के काफी सारे लोग मर जाते हैं। और ये देखकर योगरी कहता है कि मैंने डार्कनेस को तो मार दिया है, लेकिन ये कोई और चीज है जो कि उसके साथ ब्लेंड कर रही है, जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रही है। इसका मतलब इस चीज को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और अभी मैं इसे देख भी नहीं सकता। ये सुनकर टोमो कहती है कि मैं उसे देख सकती हूँ, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और वही आसमान से गिर रही है, वो भी बहुत सारी। अब ये सुनकर योटा कहता है कि वो तो लेन है। वहीं टोमो योगरी से कहती है कि तुम इसे मार सकते हो। योगरी कहता है कि नहीं, क्योंकि वो मुझे निशाना नहीं बना रही है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। अभी टोमो रियोटा से पूछती है कि ये सारी लड़कियां एक जैसी क्यों लग रही हैं, आखिर कितनी सारी लेन है? रियोटा कहता है कि शायद लेन अपनी पावर का यूज कर रही है, उसके पास सुपर रिजनरेट एबिलिटी है जिसका यूज करके वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना रही है। ये सुनकर रियोटा कहता है कि मेरी क्लास मेयर है और मैं इस शहर को वर्ल्ड आई व्यू से देख सकता हूँ। इतने समय से मैं डैमेज को देख रहा था और अब मैं अटैक के पैटर्न को समझ गया हूँ। लेन सेम जगह पर दो बार अटैक नहीं करती है और अटैक एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ये सुनकर टोमो कहती है अगर इस चीज का एक पैटर्न है तो हम समझ सकते हैं कि अगला अटैक कहाँ होने वाला है। इस पर रियोटा कहता है हाँ, अगला अटैक यहाँ पर होगा और मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। सिटी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मैं उन सभी लोगों को वहाँ टेलीपोर्ट कर दूंगा। योगरी कहता है ठीक है। वो टोमो से बोलता है तुम यहीं रहना और चुप जाना। टोमो कहती है कि नहीं, मैं भी चलूंगी क्योंकि मैं हमले को देख सकती हूँ। वहीं मोको कहती है कि हाँ हमें भी ले चलो, मेरे पास एक स्पेशल ट्रिक है। अब रियोटा उन लोगों को टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और तभी आसमान से उनके ऊपर अटैक हो जाता है और टोमो ये देख लेती है और योगरी को बता
बता देती है। तब योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे मार देता है और अब वो क्लोन काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। तब मोको अपनी उसी सीक्रेट अटैक का यूज करती है और असल में ये एक शील्ड होती है जो कि उन लोगों को काफी सेफ रखती है। मोको बताती है कि ये शील्ड उसे उसी रोबोट यानी अग्रेसर से मिली है। ये काफी फ्लेक्सिबल और हार्ड है। अब हम लेन की सारी कॉपीज को देखते हैं जो कि मरकर नीचे गिर रही थी। ये देखकर लेन हैरान होती है और कहती है एक इमोर्टल वैम्पायर आखिर मर कैसे सकती है। वो यूफेमिया को बताती है कि मेरी कॉपी सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। सभी कॉपीज एक वैम्पायर से बनी हुई थी, इसलिए जब एक मरी तो सभी लोग मर गए। ये सुनकर यूफेमिया कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें योगरी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन लेन कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं अलग कॉपी बनाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से योगरी की पावर उसे लग जाती है और वो मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो सोचती है कि दूसरे डायमेंशन में से मेरी बॉडी मर गई है, आखिर योगरी ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो बोलती है कि आखिर मैंने उस लड़की को बचा ही लिया। अब वो जिस लड़की की बात कर रही थी उस लड़की की अब आंख खुलती है और वो काफी कंफ्यूजन में होती है। उसके हाथ में एक स्टोन होता है जो कि अब ग्लो करता है और उसके सामने लेन होती है। वो कहती है अगर तुम इस स्वीटोज को देख रही हो तो इसका मतलब है कि मेरी स्कीम सक्सेसफुल हो गई है, मैं मर गई हूँ और तुम सरवाइव कर गई हो। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि असलियत में तुम हो कौन। तुम एक कॉपी हो जो कि मुझसे बनी है, लेकिन तुम एक सेपरेट पर्सन हो। इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम योगरी की अटैक से बच जाओ। और योगरी का नाम सुनकर वो लड़की शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रियोटा को देखते हैं जो कि टोमो और योगरी को शुक्रिया बोलता है उसकी सिटी को बचाने के लिए। अब टोमो योगरी के पास आती है जो कि कार में बैठकर गेम खेल रहा था। अब टोमो इस कार को स्टार्ट करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक मोस्टर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की काफी आसानी से उसे हरा देती है और इस लड़की का नाम रियोका है जो कि योगरी और टोमो की क्लासमेट है और अभी इसकी पावर समुराई की है। अब वो लोग अपने बेस में वापस आते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट होते हैं। रियोका अपने रूम में जाती है लेकिन हम देखते हैं कि उसके रूम में एक लड़की होती है जिसका नाम कैरल है और रियोका उसका स्मार्टफोन वापस देने के लिए आई थी। जो देखकर रियोका कहती है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं योगरी को मॉनिटर करने वाला टूल देखना चाहती थी लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हमें पता चलता है कि कैरल की क्लास निंजा की है। वो रियोका से कहती है क्योंकि हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते तो इस बात को सीक्रेट रखने का क्या ही फायदा। ये सुनकर रियोका कहती है अगर तुम भी योगरी को मॉनिटर कर रही थी तो क्या तुम्हारे पास मॉनिटर टूल नहीं है। कैरल कहती है कि हम लोगों ने एक सैटेलाइट स्पेशली योगरी के लिए ही तैयार की थी जो कि हमेशा योगरी पर नजर रखती थी। लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद वो सैटेलाइट काम नहीं कर रही क्योंकि वो तो हमारे वर्ल्ड में ही रह गई। अब जैसे ही रियोका अपने फोन ऑन करती है तो वो काफी शॉक होती है और बोलती है कि पहला डोर ओपन हो रहा है। अब अगले सीन में हम टोमो और योगरी को देखते हैं जहाँ पर वो लोग कहीं पर जा रहे थे लेकिन तभी उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि उसके सामने एक काफी बड़ा स्टोन था। अब हम योगरी को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा था जहाँ पर एक लड़की उसका नाम रखती है और उसके साथ खेलती है और ये देखकर योगरी काफी खुश होता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि असाका था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें लिखा था कि अगर वो मर गई तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। अब वो यूकी नाम के एक बंदे से पूछती है कि ये क्या कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। इस पर वो बंदा मना करता है और बोलता है कि ये तो बस एक लैब है जहाँ पर हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये सुनकर असाका कहती है आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यूकी बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक मोस्टर का ख्याल रखना है। इतना बोलकर वो उसे एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसे काम करना है। यूकी पूछता है कि तुम्हें अल्फा ओमेगा के बारे में पता है, जिस पर असाका मना करती है तो वो उसे बताता है कि इसका मतलब एवरीथिंग और एटर्निटी है और अल्फा ओमेगा उस सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है और वो इंसान है या फिर मोस्टर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अल्फा ओमेगा सोचकर ही किसी को मार सकता है। अब ये सुनकर असाका डर जाती है और बोलती है कि तुम इस मोस्टर का ख्याल रखने के लिए मुझे भेज रहे हो। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें उसे संभालना ही होगा क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो उसे एक बुक देता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे और ये बुक देकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब असाका के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो उसके अंदर जाती है तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। अब वो एक मैप को फॉलो करती है और एक हाउस के पास पहुंच जाती है और जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर योगरी मिलता है, लेकिन अभी वो एक बच्चा है। और ये देखकर असाका कहती है कि ये क्या पागलपन है, एक बच्चे को यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है। इतना बोलकर वो उसे फ्री करती है और बाहर लाकर फेंक देती है। वो बोलती है कि अब तुम फ्री हो गए हो इसलिए तुम यहाँ पर खेल सकते हो। लेकिन तभी योगरी अपनी उंगली आगे करता है और ये देखकर असाका डर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये मुझे मार देगा, लेकिन हम देखते हैं कि योगरी ने एक इविल डेविल को मारा था जो कि उस पर अटैक
अटैक करने के लिए आया था। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब उन दोनों को भूख लगती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए योगरी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे बातें करते हैं। असाका उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई नाम रखना होगा, तुम्हारी मोम तुम्हें क्या कहकर बुलाती थी। योगरी कहता है कि मोम, और ये सुनकर असाका समझ जाती है कि उसकी कोई मोम नहीं है, इसलिए वो उसका नाम योगरी रख देती है। तब योगरी असाका का सरनेम लगाता है और बोलता है कि मेरा नाम योगरी टकाटो है। अब वो उसे हैंडशेक करना सिखाती है और हम देखते हैं कि ये सब योगरी सपने में देख रहा था। लेकिन तभी टोमो उसे उठा देती है और बोलती है कि सामने का रास्ता बंद है और तुम ऐसे टाइम पर कैसे सो सकते हो। योगरी कहता है कि हानाबुसा में मैंने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मैं काफी ज्यादा थक गया था। और ये बताओ कि हम लोग रॉयल कैपिटल में क्यों जा रहे हैं। अब ये सुनकर टोमो कहती है कि ये बात तुम अब पूछ रहे हो। योगरी कहता है कि हमारा मकसद जिस वर्ल्ड से हम आए हैं उसी वर्ल्ड में वापस जाने का है, और ऐसा करने के लिए हमें सियोन सेज से मिलना होगा। अगर हमारा यही गोल है तो दूसरा कोई तरीका होगा जिससे हम बिना कैपिटल जाए ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन टोमो कहती है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी रॉयल कैपिटल में ही जा रहे हैं, और क्योंकि आगे का रास्ता बंद है इसलिए हम एक काम करते हैं, पीछे जाकर कोई एक अच्छा सा रास्ता ढूंढते हैं। अब वो गाड़ी को पीछे कर ही रही थी, लेकिन तभी पीछे से कोई गाड़ी से टकरा जाता है, और जब वो नीचे उतर कर देखती है तो हमें पता चलता है कि वो तो एक ड्रैगन था जो कि उनका रास्ता रोक रहा था। अब वो ड्रैगन उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी योगरी अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे और ड्रैगन भी आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक करने के लिए आए थे। और ये देखकर योगरी कहता है कि लगता है हम ड्रैगन के इलाके में आ गए हैं, और ये सुनकर टोमो डर जाती है और योगरी को पकड़ लेती है। तब योगरी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उन सभी ड्रैगन्स को मार देता है। लेकिन तभी अचानक से उनका सामना एक गोल्डन ड्रैगन से हो जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग पास हुए। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी योगरी बोलता है कि अगर तुम हमें समझ सकते हो तो रुको, वरना मैं बाकी ड्रैगन्स की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। अब ये सुनकर वो ड्रैगन डर जाता है और उनके पास जाता है और एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और योगरी पूछते है कि ये बताओ कि तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। वो लड़की कहती है कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं। योगरी कहता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर कौन है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए नहीं जा रहे। जिस पर वो लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि हम तो बस रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। अब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि स्वॉर्ड मास्टर यहीं पर है और वो तुम्हें गिफ्ट देंगे। लेकिन योगरी मना करता है और बोलता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उन्हें रोकती है और बोलती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कुछ अच्छे से कैंडिडेट को लेकर आऊँ। स्वॉर्ड मास्टर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सेज को भी बराबरी दे सकते हैं। अब ये सुनकर योगरी कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो हमें शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सके। लेकिन टोमो कहती है कि हम लोग पहले ही खो चुके हैं, इसलिए हम अपना और टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। अब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम लोग खो गए हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, और अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलोगे तो मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का रास्ता बता दूंगी। मेरा नाम मैटिला है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। मैटिला उन्हें एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब स्वॉर्ड मैन हैं, वो सभी अगले स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं, और आज हम डिवाइन किंग के अगले नाइट को चुनने वाले हैं। अभी एक बंदा योगी से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम लोग गाड़ी से आए हो इसलिए तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि अभी बैटल शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। अब वो ट्रायल को शुरू करते हैं और बोलते हैं कि सब लोग एक दूसरे को मारना शुरू करो जब तक मैं रुकने को ना बोलूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और अगर तुम में से आधे लोग नहीं हुए तो मैं तुम सबको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अब ये सुनकर वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी कुछ लोग योगरी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर योगरी अपनी पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन तभी उनके सामने एक बंदा आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा बोलकर वो उनसे लड़ने लगता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को स्वॉर्ड मास्टर की इंटेंशन समझ नहीं आई है, ये एक ट्रायल है जिसमें देखा जाएगा कि नाइट और डिवाइन के तौर पर क्या तुम सही एक्शन लेते हो या फिर नहीं, लेकिन तुम सब लोग गलत एक्शन ले रहे हो। अब ये सुनकर मौका कहती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्किल्ड लगता है। तभी योगरी देखता है कि कुछ लोग एक काफी खतरनाक स्पेल उस बंदे के ऊपर मारने ही वाले थे, और ये देखकर योगरी समझ जाता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करता है और उन्हें मार देता है। और ये देखकर वो बंदा बोलता है कि ये कैसा हुआ, जिस पर टोमो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं समझ गया, ये सब स्वॉर्ड मास्टर ने किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि वो लोग गलत एक्शन लेने वाले हैं। अब वो योगरी और टोमो से कहता है कि क्या थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि मेरी मदद करो। वो काफी ज्यादा घायल होता है और बोलता है कि मुझे वो स्टोन दे दो, और ये सुनकर टोमो स्टोन उसे दे देती है। बंदा उस स्टोन को यूज करता है और पूरी तरह से हील हो जाता है। वो टोमो को शुक्रिया बोलता है, लेकिन टोमो पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। अभी हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि सभी लोगों से रुकने को बोलते हैं और कहते हैं कि हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे आओ। ये
सुनकर टोमो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब एटिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करो, जिस पर योगरी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर से मिलना है। तो वो कहती है कि अगर तुम दोनों डिवाइन किंग के नाइट बन जाओगे तो मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊंगी, इसलिए प्लीज ट्रायल में पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर टोमो कहती है कि अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए हमें ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुनकर योगरी भी मान जाता है और वो लोग स्वॉर्ड मास्टर के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम रिक है। दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम लाइनल है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। अब योगरी पूछता है कि डिवाइन किंग क्या होता है। रिक बताता है कि डिवाइन किंग वो पर्सन होते हैं जो कि उन डीमंस को हैंडल करते हैं जिन्हें सील कर दिया गया था। लगभग कई हजार साल पहले डिवाइन किंग ने एक डीमन किंग को सील कर दिया था। अब ये सुनकर योगरी कहता है कि क्या सील होने के बाद भी डीमन किंग एक खतरा है। रिक कहता है कि हाँ, डीमन किंग को रिवाइव होने के लिए उसके साथी यानी कि जो उसके अंडर में काम करते हैं वो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं डीमन किंग को रिवाइव करने के लिए। वहीं टोमो लाइनर से कहती है कि जो स्टोन तुम्हारे पास था वो कौन सा स्टोन था। वो बताता है कि एक ऐसा आइटम है जो कि मुझे अपोलॉजी के तौर पर रिसीव हुआ था, ये मेरी कोई भी खतरनाक इंजरी को हील कर सकता है। टोमो कहती है ये तुम्हें अपोलॉजी के तौर पर मिला था, इसका क्या मतलब है। बंदा बताता है कि हमेशा से उसका लक बहुत ही खराब था। पिछली बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी बलि चढ़ा दी थी और जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ उस टाइम पर मेरे सामने गॉड आई और उन्होंने ही मुझे ये अपोलॉजी के तौर पर ये आइटम दिया था। तभी हम देखते हैं कि सामने से कुछ लोग गायब हो जाते हैं। अथीना बताती है कि सामने एक बैरियर है और हमें वहीं पर जाना है। वो उसके अंदर जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है और ये देखकर मोको कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर काफी सारा अनप्लीजमेंट मयाजमा है, इसका मतलब आगे जरूर कुछ खतरनाक चीज है और इसकी वजह से ही लाइनर को उल्टी आ जाती है। लेकिन वो स्टोन का यूज करके बिल्कुल ठीक हो जाता है। टोमो योगी से पूछती है कि तुम्हें तो कुछ नहीं हो रहा ना। योगी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मोको कहती है कि ये जो मयाजमा है वो अचानक से कहीं गायब हो गया है और ये सुनकर रिक कहता है कि मुझे लगता है वो बैरियर की वजह से बाहर ही रह गई, क्योंकि शायद यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि ट्रायल देंगे। अब वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं और लिफ्ट का यूज करके वो सबसे टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो स्वॉर्ड मास्टर सभी से नीचे देखने को बोलता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि तुम्हें जो सामने दिख रहा है वो दुनिया का अंत है। ये सुनकर टोमो उसे अच्छे से देखती है और उसे वहाँ पर एक पर्सन दिखता है जो कि एक मोशर है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है और वो लोग जमे हुए थे और उनके अंदर से तलवार आर पार हो रही थी। एक बताता है कि जो चीज तुम सामने देख रहे हो तुम्हारे सामने स्वॉर्ड मास्टर और डीमन किंग है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं है कि एक न एक दिन ये दुनिया तो खत्म होनी ही है। एक स्वॉर्ड मास्टर का काम तो बस निगरानी रखना है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडी का है। वो कहती है कि अगर हम उन लोगों को हरा दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और ये देखकर नाइजल कहता है कि फ्रेडी का तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सभी को बताता है कि वो उसकी वही फ्रेंड है जिसने उसे यहाँ पर इन्वाइट किया था। फ्रेडी का अब स्वॉर्ड मास्टर से कहती है तुम्हारी ड्यूटी आज से खत्म होती है। इतना बोलकर वो फायरबॉल से डीमन किंग पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो अटैक है वो काफी धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा था। तो देखकर स्वॉर्ड मास्टर उसे बताता है कि बैरियर के अंदर टाइम बहुत धीरे चलता है, तुम्हारा अटैक डीमन किंग को 100 साल बाद जाकर लगेगा। अब हम देखते हैं कि उसका अटैक वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि नाइट सिलेक्शन टेस्ट शुरू होता है और ये लड़की तुम्हें सारी डिटेल बता देगी। अब वो लड़की बताती है कि तुम्हें इस टावर के सबसे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। अब ये सुनकर एक लड़की बोलती है जिसका नाम टेल्स है। वो कहती है अगर मैं सीधा यहीं से छलांग लगा दूं तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। इस पर वो बोलती है कि नहीं, तुम ऐसे ही कहीं पर छलांग नहीं लगा सकती। वहीं पर टोमो कहती है कि ये टेरिसा कौन है, वो तो यहाँ पर नहीं थी और ना ही ये नीचे थी। तब वो लड़की बताती है कि हमें कुछ स्पेशल लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन तभी हम योगरी को देखते हैं जो कि टोमो के कान में कुछ बोलता है और ये सुनकर टोमो काफी हैरान होती है। वो कहते हैं कि अब हमें जल्दी से टावर के नीचे जाना चाहिए। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी फ्रेडरिका लाइनल से कहती है कि जरा रुको, मुझे तुम्हारा वाला स्टोन दो ताकि मैं अपनी पावर को रिकवर कर सकूं। लाइनल कहता है कि ये स्टोन सिर्फ मेरे ऊपर ही काम करता है और ये सुनकर फ्रेडरिका वहाँ से चली जाती है। वो लोग भी नीचे जा रहे थे, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग मरे हुए हैं। जो देखकर रिक कहता है कि सभी लोग संभल कर चलना, यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी लाइनल एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिसकी वजह से एक एरो उसे लग जाता है, लेकिन वो अपोलॉजी स्टोन का यूज करके वापस से ठीक हो जाता है। अब वो अपोलॉजी स्टोन को अपने हाथ पर बांध लेता है और काफी कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है तो उन्हें लाइनल के चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर सभी लोग अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर तो टेरिसा है जो कि काफी खतरनाक लुक दे रही है। रिक देखता है कि उसने वहाँ पर काफी सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पर वो कहती है कि इसी तरीके से तो पॉइंट मिलते हैं। रिक कहता है कि लेकिन तुम तो पहले से ही डिवाइन किंग के नाइट हो, तुम कम्पीट क्यों कर रही हो। दरअसल मैं इससे बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं दोबारा अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ। रिक टोमो और योगरी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पूरे रूम में छोटी छोटी वायर्स लगी हुई हैं। अब वो उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन योगरी अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है। लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें वही लड़की मिलती है। वो
कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम 98 फ्लोर तक पहुंच गए हो, ये फ्लोर सेफ जोन है, इसलिए तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। योगरी कहता है कि हम सब लोगों को अलग अलग जाना चाहिए, जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं और रिक वहाँ से चला जाता है और लाइनन सोने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे रात को अपोलॉजी स्टोन मिलेंगे। अब योगरी और टोमो भी रेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही रूम था, जिस वजह से उन्हें एक ही रूम में रहना होगा। ये सुनकर टोमो घबरा जाती है, मेरे साथ कुछ गलत चीज मत करना और बोलना मत कि मेरे साथ मोको भी है, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से बाहर चली जाऊंगी तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब योगी सोने के लिए चला जाता है और अगले सीन में हम लाइनल को देखते हैं। कहता है कि आज तो मैं 15 बार मरा हूँ और आज उसे 20 स्टोन और मिलेंगे क्योंकि आज उस सर्वर की एनिवर्सरी है, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा रेयर आइटम भी मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वो स्टोन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर लाइनल कहता है कि तुम तो वही गॉड हो जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ कि तुम कैसा कर रहे हो और मैंने तुम्हारे रैंडम बॉक्स से भी पॉइंट को अपडेट कर दिया है, भले ही तुम कितनी बार ही क्यों ना मर जाओ, तुम वहीं से दोबारा स्टार्ट करोगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि काफी सारे पॉइंट्स ऑफ कर्सन एराइज हुए हैं, मरे हुए लोगों की इस टावर में जितनी भी सोल है वो उनसे मैच नहीं कर रही है। पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि जितनी भी संख्या है फर्स्ट वेरियर उन्हें अपने आप ही हैंडल कर लेगा। अब अगले सीन में हम इस लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक से कोई अटैक कर देता है, लेकिन वो सारे अटैक से बच जाती है। वो कहती है कि हमें कहा गया था कि जो भी हमारे ऑफर को मना करे उसे हम मार दें, मुझे चेक करने दो कि तुम वो हो या फिर नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो अपने मैजिकल आई को यूज करती है और उसे उसका नाम बताती है। बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर का यूज करती है और काफी आसानी से उसके अटैक को खत्म कर देती है, जो देखकर सेतु काफी हैरान होता है। और अब वो दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन हयानो भी उसके ऊपर सेम अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका अटैक खत्म हो जाता है। ये देखकर वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और हयाने के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी आसानी से उसे बच जाती है और उसके पीछे जाकर उसे मार देती है। अभी हयानो को एक और मिशन मिलता है, उसे 2 और सेज कैंडिडेट को मारना है जिनका नाम योगरी और टोमो है। अब ये सुनकर हयानो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डायमोन आता है। वो कहता है कि मैं इतने समय से फॉरेस्ट और बीच के जंगल में भटक रहा था, सेतु ने मुझे अपने अंडर ले लिया था, जिस वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन अब वो मर गया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे अपने नौकर बना लो। और अब अगले सीन में हम टोमो को देखते हैं, जो कि अब सोकर उठती है। वो देखती है कि योगरी तो उसके थैलियों पर सोया हुआ है, देखकर वो शर्मा जाती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि मोको दीवार में फंसी हुई है। वो टोमो से पूछती है तुम वहाँ पर कैसे फंस गई। वो बताती है कि जब तुम दोनों सोने के लिए चले गए थे तो मैंने देखा कि योगरी तुम्हारे पोंपो पे हाथ रख के सोने वाला था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर जा रही थी, लेकिन मैं झांक कर देखना चाहती थी, तभी मैं यहाँ पर फंस गई। टोमो कहती है फिर तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। तभी मोको कहती है इस टावर में जितने भी लोग मरे हुए हैं किसी रीजन की वजह से उनकी स्पिरिट और सोल दोनों एक साथ ही इकट्ठा हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर अजीब सी एनर्जी निकल रही है और इसी की वजह से मैं यहाँ दीवार में अटक गई हूँ। तभी योगरी भी उठ जाता है। मोको कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। योगरी अपनी पावर का यूज करता है और मैकेनिज्म को मार देता है, जिससे मोको बाहर आ जाती है। वो टोमो से कहता है कि तुम अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि अब से मैं उन सभी को मारने वाला हूँ जो कि मुझे लगेगा कि हमारा दुश्मन है। अब वो यहाँ थोड़ी क्यूट सी बातें करते हैं। अगले सीन में हम हयानो को देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन के सामने आ जाती है, जो देखकर डायमोन कहता है कि तुम इसे नहीं हरा पाओगी, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि ये ड्रैगन इतना बड़ा है, ये उड़ नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वो कहती है कि ये है मेरी एबिलिटी, सिर्फ कुछ शब्द, ये एबिलिटी किसी भी फिनोमिया को चेंज कर सकती है, बस मुझे उस पर यकीन करना है। लेकिन अगर मेरे ओपोनेंट के पास हाई लक स्टेट है तो मैं उनके ऊपर ये एबिलिटी का यूज नहीं कर सकती। तभी वो ड्रैगन चढ़ चढ़कर उसके ऊपर आने लगता है। अब हयानो बोलती है कि मुझे इस ड्रैगन को मारना होगा, और जैसे ही वो ये बोलती है तो इस ड्रैगन की गर्दन कट जाती है और वो मर जाता है। तभी उस ड्रैगन के अंदर से एक अग्रेसर बाहर निकलता है, जिसे देखकर हयानो कहती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। अचानक से उन लोगों को आसमान में वही टावर दिखता है, जिसके बाद वो अग्रेसर वहाँ से चला जाता है। और हयानो डायमंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम योगरी को ढूंढो। ये सुनकर डायमंड डर जाता है और कहता है कि मैं योगरी से दोबारा नहीं मिलना चाहता। तभी हम टोमो और योगरी को देखते हैं, जो कि ट्रैप्स को खत्म करके आगे बढ़ रहे थे। तभी एक बंदा उनके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये चीट एबिलिटी यूज करना गलत है। और ये देखकर टोमो कहती है तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। वो बताता है कि मैं इस टावर का क्रिएटर हूँ, तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, मैंने ट्रैप्स लगाने में काफी दिमाग लगाया है और तुम इसे ऐसे ही पार कर रहे हो। अब योगरी कहता है फिर हम ऐसे ही बाहर जा सकते हैं क्या। तो वो मना करता है और कहता है कि ये टावर उन बैरियर को मेंटेन करता है जिससे कि डीमन किंग को सील किया गया है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब योगरी कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से ऐसे ही जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं और किसी चीज को तबाह नहीं करूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे यकीन करूंगा, तुम डीमन किंग के साथी भी तो हो सकते हो, मेरा नाम इग्लेसिया है और लोग मुझे हाई विजिट बुलाते हैं। ऐसा बोलकर वो योगरी को मारने वाला था, लेकिन योगरी उससे पहले ही उसे मार देता है। अब दूसरी तरफ हम वापस से उस लड़की को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड मास्टर से कहती है कि हमारा डिसीजन का पाथ है और पहला बैरियर जो कि टावर के अराउंड है वो अचानक से अनस्टेबल हो गया है और डोर मैकेनिज्म भी खराब
खराब हो गया है और जितने भी ट्रैप डिवाइसेस हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। अब अगले सीन में हम रिक को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को हरा रहा था, जिसकी वजह से उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। तभी आगे से उसे लाइनल की चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर वो आगे जाता है। वो देखता है कि फ्रेडिका ने लाइनल को अपने फायर के अंदर फेंक रखा है। ये देखकर रिक पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रेडिका बताती है कि लाइनल को अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। हम देखते हैं कि लाइनल एक बंदे से लड़ रहा था, वो उसे मार देता है और क्योंकि कल उसने 10 स्टोन को चेंज किया था, जिसकी वजह से उसे काफी सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम टोमो और योगरी को देखते हैं जो कि अब एक स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं और रैबिट गर्ल उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है, लेकिन वो लड़की उससे बच जाती है। अब ये देखकर योगरी कहता है कि हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो देखते हैं कि गेट के सामने एक लड़का बैठा हुआ है। इस लड़के का नाम कजुनो है। वो उस लड़की से कहता है कि चलो सीरियस हो जाओ, अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाओ। अब वो लड़की अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता चल गया, अब चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसका चेहरा देखकर कजुनो कहता है कि तुम तो हाफ डीमन हो। इस लड़की का नाम डीसिया है। वो कहती है कि इससे पहले स्वॉर्ड मास्टर मुझे ढूंढे, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उन पर काफी पावरफुल अटैक करती है, लेकिन सीरो उससे बच जाती है। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तो देखकर योगरी कहता है यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। वो चिल्लाकर कहता है कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। कुजुनो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। योगरी कहता है हम तुम्हारे बीच नहीं आएंगे, तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन कुजुनो मना करता है और कहता है कि हमारे साथी को ज्यादा पॉइंट नहीं मिले हैं, तो क्यों ना तुम भी इनके साथ फाइट करो। योगरी कहता है कि हम लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वैसे भी हम लोगों को कोई पॉइंट नहीं चाहिए। ये सुनकर कुजुनो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए, ये एक गेम की तरह है, इसलिए मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्विट नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि चलो तुम तीनों एक तरफ हो जाओ और मेरे तीनों साथी एक तरफ हो जाएंगे। अगर तुम इन्हें हरा दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हमें इन तीनों का नाम पता चलता है, इसका नाम सीरो है, इसका नाम ग्रेडिला है और ये छोटी सी लड़की का नाम एमा है। इन लोगों के बीच फाइट शुरू होती है और वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी योगरी उन सभी को मार देता है, जो देखकर कुजुनो काफी शौक होता है। योगरी कहता है कि हम जीत गए, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तभी कुजुनो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। तभी योगरी उसे भी मार देता है और कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी डीसिया उन्हें रोकती है और कहती है कि तुमने ही इन सभी को मारा है। जिस पर योगरी कहता है कि हाँ मैंने ही इन सभी को मारा है, क्यों तुम्हें क्या इससे कोई दिक्कत है। डीसिया कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। अब इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।